नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। रबी सीजन की बुआई का समय है। बुआई के समय अभी तक हमें यह बताया गया है कि फास्फोरस और पोटाश की सारी मात्रा जो है हमें बुआई के समय पर ही डालनी है। फास्फोरस हमें डीएपी, एनपीके 12-32-16, 20-20-0 या सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में, जिसके अंदर 16% फास्फेट होता है, किसी अच्छी कंपनी का लेना चाहिए एसएसपी। तो इस रूप में हमें फास्फोरस मिल जाता है। एक और सोर्स है जहां से हमें फास्फोरस मिलता है, वो है ऑर्गेनिक फास्फोरस, जो फसल की कटाई के बाद हमारी जमीन में बच जाता है, फसल के अवशेषों में बच जाता है। आज मैं अपनी वीडियो में यही डिस्कस करूंगा, अगर बुआई के समय डीएपी कम डाला तो क्या तब भी मैं अपनी भरपूर बम्पर पैदावार ले सकता हूं? कभी कभी डीएपी की शॉर्टेज हो जाती है, अवेलेबल नहीं होता है। आजकल भी थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। तो डीएपी के अंदर 46% फास्फोरस होता है। क्या फास्फोरस की पूर्ति बाद में भी हो सकती है? अगर हो सकती है तो किस रूप में, किस अवस्था में, कितनी मात्रा में? और एक और बात, पौधे की किस अवस्था में कब कब जरूरत होती है? बढ़वार के समय, बालियां निकलने के समय, फुटाव के समय, या जड़ों की डेवलपमेंट के समय, कब कब हमें इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है? जो फास्फोरस खेतों में बच जाती है, घुलनशील नहीं होती, उसको घुलनशील बनाकर पौधों को प्राप्त करवा सकते हैं क्या? क्या तरीका है? कितनी मेहनत और कितना खर्चा है? कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। पौधों के लिए जो शिवम है वो फास्फोरस है। फास्फोरस पौधे की मजबूती के लिए, बढ़वार के लिए, हरियाली के लिए, ग्रोथ के लिए और फसल की पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों को बारी बारी से डिस्कस करूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, वो भाई सब्सक्राइब कर दें। और सारे के सारे भाई जो वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक कर दें। जो हम बाजार से लाके, कट्टे लाके खेत में डालते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक फास्फोरस होता है। खेत में जहां पर डालते हैं, यहां पर डाला तो यहीं पर ही पड़ा रहेगा, फिक्स हो जाता है। इसकी घुलनशीलता कम होती है, 30% के लगभग ही पौधों को प्राप्त होता है। एक और ऑर्गेनिक फास्फोरस होती है, वो हमें पौधों के अवशेषों से, गोबर की खाद से, हरी खाद से, और जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना, जो खेत में होते हैं, हमारी जमीन में होते हैं, उनसे मिलती है। तभी तो कहते हैं ना कि भाई आग ना लगाकर अवशेषों को जमीन में ही मिला दो। ये जो फिक्स फास्फोरस है, जमीन में पड़ी है, इसको सोलुबल करके पौधों को अवेलेबल करवाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। जमीन में फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है ना, उनकी संख्या को बढ़ा दो। संख्या को बढ़ाने का तरीका ये क्या है? पीएसबी के नाम से, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। आपने क्या करना है, लीटर वाली जो बोतल होती है ना, जो उसको 200 लीटर पानी में, ड्रम में 200 लीटर पानी ले लें और 2 किलो गुड़ ले लें। उसके अंदर घोल के अंदर आप मिला दो। इसको रोज हिलाते रहो। तो आजकल जैसे थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, तो 7 दिन के अंदर रोज हिलाना जरूरी है। 7 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगा। पहले आपको 3-4 दिन में झाग सी बनती हुई दिखाई देगी, फिर ऊपर कुछ और दिखाई देगा, आपको एक स्मेल भी आएगी। तो समझो ये तैयार हो गया है। ये इनकी संख्या जो है ना, ये अरबों खरबों हो गई है, मल्टीप्लाई हो गए हैं। मतलब फ्री में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। तो आप इसका एक स्प्रे भी कर सकते हो फसल के ऊपर। फसल तैयार होने से, बिजाई से पहले भी कर सकते हो। बिजाई से पहले जो पानी दे रहे हो उसके साथ भी डाल सकते हो। बिजाई के बाद जो पहला पानी देते हो उसमें भी डाल सकते हो। 50 से 100 लीटर प्रति एकड़ आप कर सकते हो। बैक्टीरिया आपके खेत में काफ़ी सारे बढ़ जाएंगे। जो इनसॉल्युबल फास्फोरस है वो अवेलेबल हो जाएगा। माफ़ कीजिए, थोड़ी आवाज़ की क्वालिटी गले के कारण थोड़ी सी खराब है। तो आप इस पीएसपी को थोड़े से गुड़ के पानी में घोलकर, गली सड़ी गोबर की खाद में मिलाकर 2-3 दिन में एक बार कटाई कर दो, कसी से कटाई कर दो, फिर थोड़ा पानी मिला दो। नमी बरकरार रखनी चाहिए। 2-3 बार कटाई कर दो। 7-8 दिन के बाद आप इसको खेत में डाल सकते हो। इससे जो फास्फोरस आपकी जमीन में पड़ी थी, जो इनसॉल्युबल थी, उसको ये जीवाणु सोल्युबल करके पौधों को अवेलेबल करवा देंगे। आपकी डीएपी की कमी थोड़ी सी पूर्ति हो जाएगी। सस्ता और आसान तरीका है। जो घोल इसमें से बच जाएगा, तब उसको फिर 200 लीटर पानी और भर दो और 2 किलो गुड़ और डाल दो। फिर दोबारा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3-4 बारी आप ये काम कर सकते हो। अब मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि पौधों में फास्फोरस का काम क्या होता है, ताकि ये पता लग जाए कि किस अवस्था में फास्फोरस की जरूरत ज्यादा है, ताकि उसी अवस्था में हम जो सोलूबल एनपीके आते हैं ना, जैसे 12-61-0 फास्फोरस 61% है, या 0-52-34 फास्फोरस 52% है, उसका स्प्रे कर दें।
कितनी मात्रा में स्प्रे करें कि फसल को फास्फोरस की कमी महसूस ना हो। फास्फोरस का काम तो देखो जी सिर्फ फास्फोरस ही कर सकता है, फास्फोरस तो हमें डालना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो फास्फोरस का काम होता है जड़ों का विकास, जिससे जो भी न्यूट्रिएंट्स जमीन में पड़े होते हैं सारे पौधों को मिल जाते हैं। दूसरा, पौधे के तनों को मजबूत करता है। तो एक स्प्रे जो है शुरू में ही 12-61-0 NPK का, जब फसल 20 से 30 दिन की हो, पौधों ने लगभग खेत को कवर कर लिया हो, पत्ते थोड़े बड़े हो गए हो, तभी आप कर दें। और फूल बनने की अवस्था में इसकी प्रक्रिया में और दाने बनने की प्रक्रिया में इम्प्रूव करता है। तो इस समय फ्लावरिंग के टाइम भी ज़रूरी होता है। एक और फसल इससे क्या होता है कि एक सार ही पकती है, तो बालियां जो है ना कम समय में बाहर आ जाती हैं, तो फसल एक सारी पकती है। इसलिए हम बालियों के समय, बालियां निकलने से पहले रिकमेंड करते हैं कि 0-52-34 का एक स्प्रे आप निकाल दो। अब डोज जो है 12-61-0 या 0-52-34 की डोज ये रहेगी, 150 लीटर पानी में 1.5 किलो आप स्प्रे कर दें फसल में। अब इससे क्या होता है, फसल की क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। फास्फोरस से बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है। पौधे की सारी अवस्थाओं में डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। और जो काम ये होते हैं, ये ATP का एक वाइटल कंपोनेंट है, जिससे क्या सेल को कंजर्व करने और एनर्जी जो पैदा होती है, जो हम देते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है, जो एनर्जी पैदा होती है उसको ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि DNA का, जेनेटिक मटेरियल का जो एक एसेंशियल कंपोनेंट है, जो वैरायटी हमने लगाई है उसी वैरायटी को ये उसके जो करैक्टर्स हैं उसको मेंटेन करने में फ़ायदा करता है। और फास्फोरस जो है ना सेल की डिवीज़न में, डेवलपमेंट में, नए टिश्यू बनने में, ताकि बढ़वार, कुल मिलाकर बढ़वार में बहुत फ़ायदा करता है। तो इसका मेन काम तो है रूट की डेवलपमेंट हो गया और पौधे को मजबूती देना सेल डिवीज़न में। और ये फूलों के जब फूल बनते हैं, बालियाँ बनती हैं, उस अवस्था में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। एक और है कि फोटोसिंथेसिस में भी, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करता है। अब इसकी कमी हो जाए तो पौधा देखो जी छोटा हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, ये भी कम रहेंगे। और इसका जो एक मैं आपको बताता हूँ सिम्टम्स क्या होते हैं। छोटी अवस्था में इसके सिम्टम्स देखने बड़े मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि ये पौधों के अंदर जो है ना बहुत जल्दी मूव कर जाता है। ऊपर वाले पत्तों में पहुंच जाएगा, जब कमी होएगी तो नीचे वाले पत्तों में कमी दिखाई देगी। तो ये बैंगनी से रंग का, ये इस तरह का आप देख रहे हो, इस तरह की। वैसे इसके सिम्टम्स दिखते नहीं है, ये मक्के में इसके सिम्टम्स क्लियर दिखते हैं। ये बैंगनी कलर का जो बड़े पत्ते हैं ना, जो वहीं पर ही दिखाई देगा। एक और बात आपको ये बता दूं कि भाई सॉइल की pH भी इसकी अवेलेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये आप देख रहे हो 5.5 और 6 के बीच में से लेकर और ये 7-7.5 तक इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर pH 7.5 से ज़्यादा है या 5.5 से कम है तो फास्फोरस कम अवेलेबल होता है पौधों को। हमारे पंजाब हरियाणा की ज़मीनें हैं ना जो लगभग 7.5 से ऊपर ही हैं, तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कम ही होती है। तो इस तरह से वो जो बैक्टीरिया बताए थे मैंने, वो डालने से आपका पिछली फसल का जो बचा हुआ जो फास्फोरस है वो अवेलेबल हो जाएगा और पौधों को मिल जाएगा। ये आप 2 पौधे देख रहे हो, इसमें फास्फोरस की कमी नहीं है, भरपूर है, और इसमें कमी है। पत्ते भी छोटे हैं और पौधा भी थोड़ा स्टंटेड सा दबा हुआ समय से। तो मेरी आज की इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि अगर आपको DAP या NPK कम मिल रहा है, शुरू में आप कम डालते हो, तो भी हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। आपको मेरा ये कंसेप्ट, मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।